अस्सलाम वालेकुम मेडिकोस। टुडे आवर टॉपिक इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक्चुअली होता क्या है? हेपेटाइटिस बी में ये हेपेटाइटिस बी एक्चुअली जो होता है ना, ये दूसरे जो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं ना उनसे डिफरेंट होता है, क्योंकि ये दूसरे जो बाकी सारे हैं वो आरएनए वायरस होते हैं और ये डीएनए वायरस होता है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस डीएनए वायरस होता है और इसके पास ना डीएनए पॉलीमरेज होता है, जिसकी वजह से ये आरएनए से डीएनए बनाता है अपनी ये लीवर में ना रेप्लिकेशन के थ्रू ह्यूमन में जाके, ठीक है ना, डीएनए बनाता है, डीएनए जीनोम बनाता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके ना स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ना, इसमें ना एंटीजन होते हैं। एक सरफेस एंटीजन होता है, कोर एंटीजन होता है और इसके अंदर ना डीएनए पॉलीमरेज पड़ा होता है डीएनए के अंदर, ठीक है ना। इस हर एंटीजन की ना अपनी इम्पोर्टेंस है। कोर एंटीजन है, सरफेस एंटीजन है और डीएनए पॉलीमरेज की, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सरफेस एंटीजन के, ठीक है ना। सरफेस एंटीजन में ये है कि मतलब जो सरफेस एंटीजन है ना, ये शो करता है कि एक्टिव इन्फेक्शन को शो करता है, क्योंकि हमें पहले से नॉलेज में है कि जो भी वायरस आता है ना बॉडी के अंदर ना, उसके एंटीजन से ही पता चलता है कि वो वायरस बॉडी में इंटर हुआ है और उसके अगेंस्ट ना बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है ना। जो कोर एंटीजन होता है, कोर एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो एक्यूट फेज में बनती हैं, वो IgM बनती हैं। अगर कोरोना किया तो उसमें ना IgG बनती हैं, ठीक है ना। अब इसकी फर्दर इम्पोर्टेंस ये है कि अगर इन एंटीजेंस में म्यूटेशन हो जाए तो डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है ना। अगर सरफेस एंटीजन में म्यूटेशन हो जाए, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल्स अब जैसे वायरस जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, इसमें ना म्यूटेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान ना म्यूटेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो ये एंटीजन है ये एक्चुअली प्रोटीन ही है, ठीक है ना। अगर सरफेस एंटीजन में म्यूटेशन हो जाए तो इन इंडिविजुअल्स में ना इन पेशेंट्स में वैक्सीनेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि हम जो वैक्सीन देते हैं ना, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो वैक्सीन एक्चुअली वीक HBS एंटीजन होती है, ठीक है ना। और जो कोर होता है, कोर से ना दो प्रोटीन बनती हैं। एक तो C प्रोटीन बनती है जिसे हम कोर प्रोटीन कहते हैं, और एक होती है E एंटीजन बनता है, ठीक है ना। C एंटीजन एंड E एंटीजन। और E एंटीजन किससे बनता है? एक 2 टाइप्स की होती हैं, प्री कोर होती है और कोर होती है C प्रोटीन में ना, ठीक है ना। आप बस ये याद रखें कि कोर से ना E एंटीजन बनता है। E एंटीजन हमारा क्या शो करता है? ये वायरल रेप्लिकेशन को शो करता है, ठीक है ना। इससे हमें पता चलता है कि वायरस कंटिन्यूसली रेप्लिकेट कर रहा है किसमें? बॉडी में, ठीक है ना। इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे हमने पढ़ा है कि अगर सरफेस एंटीजन में म्यूटेशन हो जाए तो हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। अगर इस एंटीजन में ना E एंटीजन में म्यूटेशन हो जाए तो इन पेशेंट्स में ना एक्चुअली जो वायरल लोड होता है ना वो ज़्यादा होता है, लेकिन इनके सीरम में ना एंटीजन E कम होता है, ठीक है ना। एंटीजन E कम होता है। एंटीजन E की इम्पोर्टेंस ही यही है कि जो कोर प्रोटीन होती है ना, वो क्या करती है कि एंटीजन E बनाती है और एंटीजन E को सीरम में रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से ना हमें पता चलता है कि बॉडी में ना एक्टिवली वायरस ना रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है ना। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ना ये एंटीजन E प्री कोर E ना म्यूटेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ना जो प्री कोर है ना वो E को ना सीरम में सेंड नहीं करता, भेजता नहीं है, जिसकी वजह से ना हमें पता नहीं चलता कि वायरल लोड कितना है इसका, ठीक है ना। लेकिन उसमें ना लीवर में वायरल लोड बढ़ रहा होता है, लेकिन वो सीरम में एंटीजन E नहीं रिलीज़ करता, ठीक है ना। अब इसकी ना हम इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं। इसमें हम 2 कराते हैं, सीरोलॉजी कराते हैं, PCR कराते हैं, ठीक है ना।
सीरोलॉजी में यही है कि हम सरफेस एंटीजन देखते हैं, डिफरेंट एंटीजन देखते हैं, जिसमें सरफेस एंटीजन आ जाता है, कोर एंटीजन आ जाता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ वगैरह आ जाते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। ई एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। जो भी एक्टिव इन्फेक्शन होगा ना उस पर ना सरफेस एंटीजन, जो सरफेस HPS एंटीजन होगा ना वो पॉजिटिव होगा, सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव होगा और इसका कोर एंटीजन भी पॉजिटिव होगा, और इसमें ना IgM एंटीबॉडीज़ होंगी, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनी होंगी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है ना। एक्टिव इन्फेक्शन, एक्यूट में, सॉरी एक्टिव नहीं, एक्यूट। और क्रोनिक इन्फेक्शन में HBS के अगेंस्ट एंटीजन प्रेजेंट होगा बॉडी में, और HBC एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, लेकिन इधर IgM क्योंकि क्रोनिक है ना, क्रोनिक में ना IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये नेगेटिव होगा, HBS एंटीबॉडीज़ नेगेटिव होंगी, ठीक है ना। ये HBC एंटीबॉडीज़, ये HBC एंटीजन, HBS एंटीजन, ठीक है ना। जो इम्यून हो गया होगा ना पर्सन, ना इम्यूनाइज्ड पर्सन फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन, उसमें ठीक है ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव IgG हो गई और ये पॉजिटिव होगा, HBS एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी इसमें। और जिस पर्सन में हम खुद इम्यूनाइजेशन वैक्सीन दे के करेंगे ना उसमें ये सारे नेगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव। और विंडो पीरियड क्या होता है कि विंडो पीरियड में ना कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती सिवाय HBC एंटीबॉडीज़। इससे हमें पता चलता है कि जो पर्सन था वो इन्फेक्टेड था Hep B से, विंडो पीरियड में ये होता है। अब PCR क्यों करते हैं? PCR से एक तो हमें वायरल लोड का पता चल जाता है और दूसरा ना जीनोटाइप का पता चलता है, वायरस की जीनोटाइप कौन सी है। इसमें A to H जीनोटाइप्स होती हैं वायरस की। ठीक है ना, H to H जीनोटाइप होते हैं और वायरल लोड का पता चलता है, ठीक है। अब वायरल लोड का हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना। इसमें हमने एक फिगर रखा हुआ है कि कॉपीज़ पर मिलीलीटर, ठीक है ना। अगर हमारे पास, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर HBE एंटीजन हो तो इसका मतलब है कि ये वायरस ना कंटिन्यूसली ना रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है ना। अगर HBE एंटीजन प्रेजेंट है तो ये मतलब इससे ज़्यादा हैं कॉपीज़ पर मिलीलीटर, ठीक है ना। अगर HBS सरफेस एंटीजन है और प्लस HBE एंटीबॉडीज नॉट एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, सीरोलॉजी में हमें पता चल रहा है, तो इसके ना वायरल लोड कम ही होता है। इससे जो होता है कि HBE के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई हैं और जो वायरस है ना वो कम रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें कॉपीज़ इससे लेस होंगी, कॉपीज़ पर मिलीलीटर। ठीक है, और इसमें जो ट्रीटमेंट है ना इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब प्रॉपर कोई कंफर्म ट्रीटमेंट होगी, ये ट्रीटमेंट करने से ना वायरस ना इरेडिकेट हो जाएगा। इसमें जो ड्रग्स देते हैं वो एक्चुअली जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें ना सरफेस प्रोटीन होती है, कोर प्रोटीन होती है और DNA पॉलीमरेज होता है, ठीक है ना। जो हमारी ड्रग होती है ना वो क्या करती है कि DNA पॉलीमरेज में ना म्यूटेशन करवाती है, ठीक है ना, रोकती है DNA पॉलीमरेज को, ठीक है ना।
हमारा टारगेट यही होता है कि DNA पॉलीमरेज को ना हमने ना रोकना है किसी तरह से। इसमें हम लेमिवोडिन टेनोफोवीर देते हैं हम, ठीक है ना। लेमिवोडिन में ये है कि इसमें ना रेजिस्टेंस के ना ज़्यादा चांसेस होते हैं, टेनोफोवीर में रेजिस्टेंस के कम चांसेस होते हैं और ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। इसकी आगे मैनेजमेंट में हम ये कि इन दो ड्रग्स के अलावा जो है ना इंटरफेरॉन अल्फ़ा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इंटरफेरॉन अल्फ़ा लेकिन ये है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना जिनमें वायरल लोड कम होता है ना उनमें देते हैं, ठीक है ना। और वायरल लोड ज़्यादा है तो ये इनइफेक्टिव होगी। और लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट ये है कि एक्टिव डिजीज़ के अंदर ना कंट्राइंडिकेटेड, मतलब नहीं करते अगर एक्टिव वो है, ठीक है ना। अगर कंट्रोल्ड है, कंट्रोल मतलब उसके साथ थेरेपी चल रही है तो इसमें दे सकते हैं और ये इफेक्टिव 10 to 25% इफेक्टिव होता है। 10% सर्वाइवल रेट होता है फॉर 5 years। अच्छा, इसमें प्रिवेंशन में जो हेपेटाइटिस बी में होते हैं ना वो ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं ना क्रोनिक की तरफ जाते हैं वो बच्चे ही होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि जो हेप बी मदर है ना वो ट्रांसफ़र वर्टिकली ट्रांसफ़र हो सकते हैं जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, ठीक है ना। और उसमें बच्चों में ज़्यादा क्यों चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो उनकी ना इनेट इम्यूनिटी या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ना वीक होते हैं, जिसकी वजह से वायरस जाके ना टॉलरेंट हो जाता है लीवर में, क्योंकि उसके जो इनेट इम्यूनिटी है वो इफेक्टिव ही नहीं होगी तो वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी शो नहीं होगी, ठीक है। जिसकी वजह से ना वायरस रेप्लिकेट होता रहेगा और वायरल लोड बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से ना जो बच्चा होगा वो क्रोनिसिटी की तरफ जाएगा, ठीक है ना, क्रोनिसिटी की तरफ जाएगा। अब इसमें ये नहीं है कि जो टॉलरेंस है वो परमानेंट है, जो परमानेंट हो जाती है कि मतलब जो बच्चा है वो परमानेंटली उसमें वायरस रेप्लिकेट करेगा और उसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब भी हमने या कोई मतलब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके ना जो टॉलरेंस है ना वो रिवर्स हो जाती है। उसमें क्या होता है कि फिर जो इम्यून सिस्टम है फिर एक्टिवेट हो जाता है वायरस के अगेंस्ट, ठीक है ना। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो वायरस है ना वो जाके डायरेक्टली हेपेटोसाइट्स को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। वायरस जाता है हेपेटोसाइट्स के जो है हेपेटोसाइट्स के साथ अटैच हो जाता है, उनके एंटीजन अटैच हो जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम हमारे रिस्पॉन्स करता है वो जाके ना हेपेटोसाइट्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि जो एंटीजन है वो वायरस का एंटीजन हेपेटोसाइट्स के ऊपर होता है और वो जाके ना इफेक्ट करेगा तो हेपेटोसाइट्स की इंजरी होगी, जिसकी वजह से सिरोसिस, फाइब्रोसिस वगैरह और कार्सिनोमा की तरफ पेशेंट जाएगा, ठीक है। और प्रिवेंशन में ये है कि प्रिवेंशन में ना हम एक तो एक्टिव हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। एक्टिव हम उनमें देते हैं और इसमें ना एक्टिव की जो वैक्सीन है उसका नाम है एंग्रेस वैक्सीन है, ठीक है ना। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में ये होता है कि जो वायरस का वीक सरफेस एंटीजन होता है ना वो पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके अगेंस्ट ना फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है ना। ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन में ये होता है कि हम एंटीजन देते हैं, वीक एंटीजन देते हैं, ठीक है ना। वीक एंटीजन देंगे हम पेशेंट्स को जिसमें इम्यूनाइजेशन, और ये ज़्यादा एक्टिव इम्यूनाइजेशन हम उनमें करते हैं जो हाई रिस्क होते हैं। हाई रिस्क क्या है कि जो ड्रग यूज़र होते हैं, ठीक है ना, जो मेल से मेल सेक्स करते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोजली कंटेक्ट हैं, जैसे उसके चिल्ड्रन बच्चे या उसका जो सेक्स पार्टनर है उसको, ठीक है ना। और मेडिकल स्टाफ वगैरह को, नर्सेस को, लेबॉर्ट्री वालों को देते हैं, ठीक है ना, एक्टिव इम्यून। और पैसिव इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं? पैसिव में हम देते हैं HP इम्यूनोग्लोबिन्स देते हैं,
मतलब इसमें प्रीपेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये कब देते हैं, जब मतलब एक्सीडेंटली अगर किसी मेडिकल डॉक्टर या किसी मेडिकल स्टाफ या नर्सेज वगैरह को ना हेप बी वाले पेशेंट की वो होती है, प्रिक हो जाए, सिरिंज प्रिक हो जाए या कोई कट लग जाए, ठीक है ना, उसमें देते हैं। अब ये एक्टिव और पैसिव हम इकट्ठे भी दे सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, ठीक है ना। बस यही इतना ही था हेपेटाइटिस।